यह फिक्र है हरदम, नई तर्ज ए जफा क्या है। हमें यह शौक है देखें, सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्या गिला करें। सारा जहां आजो सही, आओ मुकाबला करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति भगत सिंह के द्वारा अपने भाई को अंतिम समय पर लिखी गई थी। तो आज मैं आपको भगत सिंह के विषय में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में अविभाजित पाकिस्तान के लायलपुर क्षेत्र के बंगा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। वर्ष 1928 में सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हुए और इसके बाद वर्ष 1929 में जब केंद्रीय असेंबली में अंग्रेजों के द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल प्रस्तुत किए गए, तब भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, केवल इन अधिनियमों का विरोध करना मात्र था। उन्होंने इसके बाद स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी देने का उद्देश्य भारत में युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर अग्रसर करना था। इसके बाद बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं, इस केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए पहले बटुकेश्वर दत्त के साथ विजय कुमार सिन्हा को शामिल किया जाना था, किंतु सुखदेव के कहने पर इस घटना को अंजाम देने के लिए भगत सिंह को चुना गया था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इस घटना को अंजाम दिया और इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब सरकार ने इन्हें केवल एक आम कैदी की तरह व्यवहार सरकार के द्वारा इनके खिलाफ किया गया, तो भगत सिंह ने कुछ समय के लिए जेल में अनशन भी किया था। इसके कारण ये था कि भगत सिंह अपने आप को राजनीतिक नेता मानते थे और उनका कहना था कि हमें एक राजनेता की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जाए, एक आम जनता की तरह हमारे साथ व्यवहार नहीं किया जाए। तो भगत सिंह ने इसके लिए आमरण अनशन भी कुछ समय के लिए किया। इसी के समय आपने सुना भी होगा कि जतीन्द्र दास एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, जिन्होंने जेल में खाने को लेकर भेदभाव होने के कारण 64 दिन तक उपवास किया था और इसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के पीछे लगभग 6 लाख पब्लिक एकत्रित हुई। अब भगत सिंह चूंकि जेल में रहे, तो भगत सिंह के खिलाफ सैंडर्स की हत्या का मुकदमा भी चला और सैंडर्स की हत्या के मुकदमे में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई। आप सभी ये चीज जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि भगत सिंह को फांसी 24 मार्च को दी जानी थी। अब ऐसा क्या कारण था कि एक दिन पहले शाम के समय फांसी दी गई? इसके पीछे कारण ये बताया जाता था कि भगत सिंह ने मोहम्मद इकबाल का एक प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद को भारत में लोकप्रिय बनाया था। आपने सुना होगा कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भगत सिंह के द्वारा एक नारा दिया गया था, उसका नाम क्या है? तो देखिए, नारा तो दिया था ये मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन इस नारे को लोकप्रिय बनाने का कार्य भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये प्रसिद्ध किया और इस समय जब भी इन पे मुकदमा चलता और मुकदमे के दौरान लाहौर कोर्ट में इनकी सुनवाई होती, तो उस समय के जो अखबार थे, उन अखबारों में ये इंकलाब के नारे हर रोज छपते, जिसके बाद पूरे भारत में इन क्रांतिकारियों के नाम प्रसिद्ध हो गए थे। 1907 में जब पंजाब में 1857 की क्रांति का अर्ध शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, तो लाला लाजपत राय पर पंजाबी नामक पुस्तिका के माध्यम से पंजाब में अराजकता फैलाने का अंग्रेजों ने आरोप लगाया और इसके कारण वर्ष 1907 में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को मांडले जेल निर्वासित किया गया, किंतु पंजाब में बढ़ते हुए दबाव के कारण दोनों को नवंबर 1907 में जल्द ही मुक्त भी कर दिया गया था। वर्ष 1907 के बाद अजीत सिंह के द्वारा पंजाब में अंजुमन मोहिब्बतान वतन नामक एक संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था का उद्देश्य पंजाब में क्रांतिकारी विचारों को फैलाना था। इस संस्था के लिए अजीत सिंह के द्वारा भारत माता बुक एजेंसी की स्थापना भी की गई, जिसके माध्यम से क्रांतिकारियों के विचारों को पुस्तकों के माध्यम से पंजाब में वितरित किया गया, जिसके कारण अंग्रेजों के द्वारा उन्हें अनेक बार जेल भेजा गया। अब चूंकि भगत सिंह बचपन से ही अपने चाचा को क्रांतिकारी गतिविधियों में पाते हैं, तो उनका भी बचपन से ही मन भारत को आज़ाद करने के लिए लालच होता है। आपने एक प्रसिद्ध
कहानी जरूर बचपन में सुनी होगी कि जब भगत सिंह 4 वर्ष के थे तो वे अपने खेत में कंकर पत्थरों को एकत्रित करके एक छोटी सी बंदूक लगा रहे थे। जब उनके पिताजी ने इससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं बंदूक बो रहा हूँ और जल्द ही हम इन बंदूकों के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से भगा दें। तो बचपन में ही भगत सिंह का जो परिवार है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न था। तो बचपन से ही भगत सिंह भी भारत को आज़ाद कराने के लिए बड़े उत्सुक थे। भगत सिंह की बचपन में पढ़ाई पहले गांव में संपन्न हुई। इसके बाद DAV अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में इनकी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी हुई और बाद में वर्ष 1920 में नेशनल कॉलेज में इन्होंने BA की पढ़ाई शुरू की, जो वर्ष 1923 में जाकर समाप्त हुई। वर्ष 1923 में BA की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह प्रताप नामक दैनिक समाचार पत्र में बलवंत नामक नाम से अपने लेख लिखने शुरू करते। इसके बाद साहित्य में भी भगत सिंह ने काफ़ी कार्य किया है और इनके द्वारा काफ़ी पुस्तकें भी लिखी गई। जेल में अपने अंतिम समय में एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। ये पुस्तक थी मैं नास्तिक क्यों। कारण ये था कि भगत सिंह वर्ष 1928 के बाद रूसी क्रांतिकारी विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और इसी रूसी क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होने के बाद इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी मैं नास्तिक क्यों। तो भगत सिंह, अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में इनका नाम कब सामने आने शुरू हुआ। तो देखिए, भगत सिंह होता यह है कि वर्ष 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह मात्र 13 से 14 वर्ष की आयु इनकी उस समय थी और ये उस समय पैदल 12 मील की यात्रा करने के बाद अमृतसर पहुंचते हैं और उस हत्याकांड को अपनी आंखों से देखते हैं। उसके बाद इनके मन में अंग्रेजों के प्रति अधिक नफरत पैदा होती है। वर्ष 1920 में अंग्रेजों के द्वारा बहुत से क्रांतिकारियों को मुक्त कर दिया गया था और जब वर्ष 1920 में गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन चलाया गया, तो बहुत से क्रांतिकारी गांधी जी के अहिंसक सिद्धांत से प्रभावित होकर उनके असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और लगभग 2 साल तक इस आंदोलन में क्रांतिकारियों ने भी मुख्य भूमिका निभाई। भगत सिंह ने भी इसी समय गांधी जी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। वर्ष 1922 में जब गांधी जी के द्वारा चोरा चोरी कांड घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, तब कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा दोबारा से हिंसा का रास्ता अपनाया गया और वर्ष 1924 में कानपुर में सचिंद्र सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इस संस्था का गठन करने का उद्देश्य क्रांतिकारियों को हथियार उपलब्ध कराना था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जा सके। किंतु सबसे पहली समस्या ये थी कि क्रांतिकारियों के पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने सबसे पहले लखनऊ से कानपुर आने वाली एक मालगाड़ी को लूटने का इरादा किया और इस घटना को काकोरी नामक स्टेशन पर अंजाम दिया गया। किंतु बाद में अंग्रेजों के द्वारा इन प्रसिद्ध क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से कुछ क्रांतिकारियों को फांसी तो कुछ क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा हुई। इस घटना के बाद भगत सिंह काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने दोबारा से इस संगठन को रीजनरेट करने का मन बनाया। वर्ष 1928 में HRA का नाम बदलकर भगत सिंह ने HRSA कर दिया था। HRSA का अर्थ है हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। इस समय भगत सिंह के मन पर रूसी क्रांतिकारियों की विचारधारा अर्थात साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था। उसी कारण से इन्होंने संगठन का नाम बदलकर सोशलिस्ट किया था। अब इसके बाद क्या होता है, इस संगठन के माध्यम से क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ दोबारा से भारत को आज़ाद करने का जो उनका तरीका था उसको अपनाया। अब वर्ष 1919 में अंग्रेजों के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बनाया गया, जिसकी समीक्षा 10 साल बाद की जानी थी, अर्थात इसकी समीक्षा वर्ष 1929 में होती। किंतु वर्ष 1925-26 के आसपास इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और कंजर्वेटिव पार्टी नहीं चाहती थी कि भारतीयों को कोई रियायत दी जाए, जिस कारण वर्ष 1927 में ही जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया और इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। क्योंकि भारतीयों के लिए कानून बना और भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया, तो भारतीयों के द्वारा इस कानून का जबरदस्त विरोध किया गया
जिस भी प्रांत में जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन गया, उसी प्रांत में उनका विरोध हुआ। ऐसे ही जब साइमन कमीशन पंजाब पहुंचा तो साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किया। लाला लाजपत राय का विरोध करते समय अंग्रेजों के द्वारा लाठी का प्रहार करने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद पंजाब के नेताओं ने युवाओं को ललकारा कि क्या आपकी धमनियों में रक्त नहीं बहता? क्या आप नपुंसक हो गए हो कि अपने प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता का हत्या का बदला भी आप नहीं ले सकते? इस घटना से क्षुब्ध होकर भगत सिंह और उनके संगठन के द्वारा सैंडर्स की हत्या की जाती है। देखिए, असल में भगत सिंह सैंडर्स की हत्या करने नहीं आए थे, भगत सिंह स्कॉट की हत्या करने के लिए आए थे। चूंकि सैंडर्स अचानक उनके सामने, तो भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा सैंडर्स की हत्या की जाती है। वर्ष 1928 में सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हुए और इसके बाद वर्ष 1929 में जब केंद्रीय असेंबली में अंग्रेजों के द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल प्रस्तुत किए गए, तब भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, केवल इन अधिनियमों का विरोध करना मात्र था। उन्होंने इसके बाद स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी देने का उद्देश्य भारत में युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर अग्रसर करना था। इसके बाद बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं, इस केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए पहले बटुकेश्वर दत्त के साथ विजय कुमार सिन्हा को शामिल किया जाना था, किंतु सुखदेव के कहने पर इस घटना को अंजाम देने के लिए भगत सिंह को चुना गया था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इस घटना को अंजाम दिया और इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब सरकार ने इन्हें केवल एक आम कैदी की तरह व्यवहार सरकार के द्वारा इनके खिलाफ किया गया, तो भगत सिंह ने कुछ समय के लिए जेल में अनशन भी किया था। इसके कारण ये था कि भगत सिंह अपने आप को राजनीतिक नेता मानते थे और उनका कहना था कि हमें एक राजनेता की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जाए, एक आम जनता की तरह हमारे साथ व्यवहार नहीं किया जाए। तो भगत सिंह ने इसके लिए आमरण अनशन भी कुछ समय के लिए किया। इसी के समय आपने सुना भी होगा कि जतीन्द्र दास एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, जिन्होंने जेल में खाने को लेकर भेदभाव होने के कारण 64 दिन तक उपवास किया था और इसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के पीछे लगभग 6 लाख पब्लिक एकत्रित हुई। अब भगत सिंह चूंकि जेल में रहे, तो भगत सिंह के खिलाफ सैंडर्स की हत्या का मुकदमा भी चला और सैंडर्स की हत्या के मुकदमे में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई। आप सभी ये चीज जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि भगत सिंह को फांसी 24 मार्च को दी जानी थी। अब ऐसा क्या कारण था कि एक दिन पहले शाम के समय फांसी दी गई? देखिए, प्रसिद्ध इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था, किंतु इस नारे को लोकप्रिय भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। भगत सिंह ने जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, तब सबसे पहले इस नारे का उपयोग किया था और इसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद जब हर बार उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता, तो हर बार उनके द्वारा इस नारे का उपयोग किया जाता। इसके बाद पूरे भारत में भगत सिंह के प्रति एक भावनात्मक संबंध जुड़ गया था। मात्र 23 साल का ये बालक पूरे भारत को एक भाव विभोर कर चुका था। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अब चूंकि क्या हुआ, फांसी होनी थी 24 मार्च को, लेकिन 23 मार्च को ही फांसी देने का कारण ये था कि चूंकि कांग्रेस का अधिवेशन कराची में होना था और कराची में कांग्रेस के अधिवेशन के समय लाखों लोग वहां एकत्रित हो जाते, इस कारण अंग्रेजों ने डर की वजह से एक दिन पहले ही फांसी भगत सिंह को दी। और हुआ ये कि भगत सिंह को फांसी देने के बाद उनके शव के अनेक टुकड़े किए गए और टुकड़े करने के बाद उन्हें फिरोजपुर ले जाकर सतलज नदी के पास मिट्टी के तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। और इसके बाद जब बहुत सारी पब्लिक वहां पर एकत्रित हुई, तो उसके बाद उनके शव के टुकड़ों को सतलज नदी में बहाया गया। लेकिन वहां पे पब्लिक ने उन टुकड़ों को एकत्रित किया और उसके बाद सम्मानपूर्वक उनका दाह संस्कार किया गया। इसके बाद फिरोजपुर में भगत सिंह की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। अब देखिए, ये तो भगत सिंह की कहानी थी, लेकिन भगत सिंह ने कुछ पत्र भी लिखे थे। तो ये पत्र, मेरे पास एक पत्रिका है, इसका ये आप देखिए, ये पुस्तक है शहीद भगत सिंह के अति महत्वपूर्ण दस्तावेज। इस पुस्तक में भगत सिंह के द्वारा जो विभिन्न पत्र लिखे गए हैं,
वे लिखे गए हैं। तो मैं आपको जिस समय सैंडर्स की हत्या हुई, सैंडर्स की हत्या के समय भगत सिंह के द्वारा जो पत्र लिखा गया था उस पत्र को मैं पढ़ के बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध हुआ एवं विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए हमारे बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय को गोरी सरकार ने निर्दयपूर्वक लाठी बरसाकर उनकी हत्या की। फलस्वरूप 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हुआ। पूरे देश में दुख और आतंक छा गया। ऐसे गमहीन और उदास वातावरण में श्रीमती चित्तरंजन दास ने पूरे देश से प्रश्न किया था, क्या देश में मानवता व जवानी अभी बाकी है? इन्हीं कारणों से लाला लाजपत राय के प्रति क्रांतिकारियों की अच्छी भावना न होने के बावजूद भी उन्होंने इस घटना का अंग्रेजों से बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की थी। तो सैंडर्स की हत्या करते समय एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। उसमें आगे वे कहते हैं कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना, ये जो है पत्र का शीर्षक है, आप देखिए ये पत्र का शीर्षक है। इसमें नोटिस दिया गया है, नौकरशाही सावधान, जेपी सैंडर्स की मृत्यु से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया है। यह सोचकर कितना दुख होता है कि जेपी सैंडर्स जैसे एक मामूली पुलिस अफसर के कमीने हाथों से देश की 30 करोड़ जनता द्वारा सम्मानित एक नेता पर हमला करके उनके प्राण ले लिए गए। राष्ट्र का यह अपमान हिंदुस्तानी नवयुवकों और मर्दों को चुनौती थी। आज संसार ने देख लिया कि हिंदुस्तान की जनता निष्प्राण नहीं है। नौजवानों का खून जम नहीं गया है। वे अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा सकते हैं। और यह प्रमाण उन देश के नवयुवकों के लिए है जिनकी स्वयं देश के नेता निंदा और अपमान करते हैं। तो भगत सिंह ने ये पत्र उनके लिए लिखा था जिन्होंने ये कहा था कि भारत के युवा नपुंसक हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। उस समय भगत सिंह के द्वारा ये प्रसिद्ध दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। तो आज की हमारी सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। अगली सीरीज में मैं भगत सिंह के कुछ और पत्र प्रस्तुत करूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।